All right. So next question in the list, 12th, 2005. That time there was nothing called as JEE, AIEEE था. उसका question है ये. A container is filled with water with refractive index 1.33, that is 4 by 3 basically, up to a height of 33.25 centimeter. A concave mirror is placed 15 centimeter above the water level, and the image of an object placed at the bottom, मतलब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा था, उसका इमेज इट इज फॉर्म्ड 25 सेंटीमीटर बिलो द वाटर लेवल. तो यहाँ पे ये इमेज बना है. दिस इज इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट. ओके, गुड. द फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज. ओके, सो लेट अस सॉल्व इट नाउ. इजी है. सबसे पहले आपको समझना क्या था इस क्वेश्चन में, दैट this is a container which is filled with water, let us say, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है आपको 33.25 सेंटीमीटर तक वाटर लेवल है. राइट, गुड. ऑब्जेक्ट था बॉटम पे, तो ये जो है ये है रियल डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट इनसाइड द वाटर. आपको पता है कि एपरेंट डेप्थ आप कैसे निकालते हो. यू नो हाउ टू फाइंड इट आउट. इट इज रियल डेप्थ upon refractive index. Real depth was 33.25 upon refractive index is 1.33, मतलब 4 by 3. तो whatever it is, वो जो भी आएगा, you can just, I have done calculations, तो मैं बताता हूँ 25 सेंटीमीटर आता है, तो it turns out to be 25 सेंटीमीटर. करेक्ट. मतलब ये it will appear at 25 centimeter below the sea level, below the water level. 25. अब कॉन्केव मिरर जो है ये 15 सेंटीमीटर ऊपर है फ्रॉम द वाटर लेवल. तो कॉन्केव मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा? 15 प्लस 25. तो यू एपरेंट विल बी 15 प्लस 25 विथ अ नेगेटिव साइन. क्यों नेगेटिव? क्योंकि ये फोकल लेंथ नहीं, बाय साइन कन्वेंशन यूज करो. आप या तो लेफ्ट पे रखते हो, पर यहाँ पे क्योंकि आपका मिरर जो है इट इज इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो उसके नीचे है. नीचे मतलब नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है, इसलिए नेगेटिव आएगा साइन कन्वेंशन यूज करने के बाद. तो नेगेटिव 40 सेंटीमीटर इज द एपरेंट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. इमेज, इन्होंने क्या बोला है? इमेज इज फॉर्म्ड एट, I mean, the image of an object placed at the bottom is formed 25 centimeter below, right? So how do you find out apparent image distance? The same way you have done this. सेम तरीके से करोगे ना. आप बोलोगे ये हो गया ऑब्जेक्ट के लिए, right? This is for object. Similarly, you will find out what is apparent distance of image. सेम तरीके से. So how do you find it out? 25 upon refractive index, how much? 1.33. 4 by 3. 4 by 3 मतलब 75 by 4, राइट. जो भी आएगा तो मैंने करके रखा है, तो 33.79. कॉन्केव मिरर के केस में ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइड पे बनेगा. डिस्टेंस भी देख लो, समझ में आ जाएगा, सेम साइड पे बनेगा. तो ये भी आएगा आपका नेगेटिव. और तो बोला ही है उन्होंने कि वो 25 सेंटीमीटर बिलो बन रहा है, तो सेम साइड पे ही बनता है ना, तो ये भी नेगेटिव आएगा. करेक्ट. तो फिर आप फोकल लेंथ का फॉर्मूला यूज करोगे. करेक्ट. दिस इज नॉट कंप्लीट येट, ये कंप्लीट नहीं हुआ अभी. ये तो हमने सिर्फ एपरेंट इमेज डिस्टेंस निकाला है. आई मीन इनसाइड द लिक्विड बोल रहा हूं. कनेक्ट. थोड़ा समझ लो. ऐसा है कि व्हाट यू सपोज टू डू इज, आप वाटर टैंक के अंदर देख रहे हो, एक ऑब्जेक्ट था बॉटम पे, इट अपीयर्स
लिटिल अपवर्ड्स, एपरेंट डेप्थ, राइट। लेकिन आप देख रहे हो क्या, नहीं, आप एक मिरर रख रहे हो, तो मिरर का डिस्टेंस प्लस एपरेंट डेप्थ विल बी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सिमिलरली इमेज डिस्टेंस के लिए इमेज का एपरेंट डेप्थ प्लस मिरर का डिस्टेंस विल बी एपरेंट इमेज डिस्टेंस। तो you will write V apparent as -15 plus 33.79, राइट। नहीं, ये दोनों माइनस है ना, दिस इज ऑल्सो माइनस, दिस इज ऑल्सो माइनस, तो दैट इज बाय माइनस माइनस। ओके, तो ये आएगा आपका माइनस, जो भी आंसर आएगा, जो भी है, आई डोंट नो, सॉल्व करने के बाद। बाय द वे 25/1.33, लेट मी कैलकुलेट 4/3, 75/4, तो ये कैलकुलेशन जो है दैट इज टोटल कैलकुलेशन -33.79, 1.33, दिस इज 18 पॉइंट समथिंग, ये आएगा आपका 18.79, 18.79। तो यहाँ पे भी आप 18.79 लिखोगे, तो ये 33.79 ये एपरेंट इमेज डिस्टेंस था। मैं वापस रिपीट करूंगा बिकॉज सम ऑफ यू स्टिल डोंट लुक सेटिस्फाइड। 1/f, व्हाट इज मिरर फॉर्मूला या मिरर इक्वेशन? 1/v plus. Good. Then substitute values and solve this. What is 1/u? What is 1/u? 40 minus 1/40, मतलब u या v जो भी आप कर रहे हो, 33.79 minus 1/40। फोकल लेंथ फाइंड करना है तो साइन कन्वेंशन u और v की यूज करने, तो मैंने ऑलरेडी कर दी। अगर आपको ऐसा नहीं समझ में आता तो यहाँ पे साइन कन्वेंशन यूज नहीं करना, डोंट यूज इट हियर, यू जस्ट से हियर इज प्लस प्लस प्लस, फिर बाद में यहाँ पे फॉर्मूला लिखने के बाद दोनों नेगेटिव डायरेक्शन में है तो दोनों को माइनस माइनस लगा देना, फिर ये आपका ऐसा आएगा, फिर इसको आप सॉल्व करोगे। I'll have to repeat this question. 40 plus 33.79 upon 40 into 33.79, whatever answer जो भी मिलेगा आपको, you just have to solve this 73.79 upon this value। तो ये आपको रेसिप्रोकल लेना है f के लिए, f is equal to -40 into 33.79 upon 40 plus 33, मतलब this is what you will be getting, right? Good. Roughly I can tell you, कैसे roughly 1 जा roughly 2 point something, 1 जा और roughly 19 के आसपास आंसर आएगा ये, रफ 19। देखो अभी इसमें क्या है, इसमें -18.31, राइट। मेथड नंबर 1, मैं मेथड 1 वापस समझाता हूँ, दूसरा मेथड ओरल है। यहाँ पे क्या है, why you are getting confused is because of this mirror, करेक्ट। मिरर नहीं होता तो फिर इमेज डिस्टेंस और ये फोकल लेंथ का कोई क्वेश्चन ही नहीं था वहां पे। फिर हम बोलते हैं एपेरेंट डेप्थ, क्योंकि हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट है 33.25 सेंटीमीटर बिलो, दैट इज रियल डेप्थ। हमको पता है जब हम रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में देखते हैं तो ऑब्जेक्ट हमको क्लोजर दिखता है, शिफ्टेड दिखता है, मतलब हमको क्या फाइंड करना था, एपेरेंट डेप्थ, करेक्ट। एपेरेंट डेप्थ कितना आया, एपेरेंट डेप्थ 25 सेंटीमीटर, मतलब रियलिटी में ऑब्जेक्ट था 33.25 पे, हमको दिख रहा है 25 पे, करेक्ट। तो अगर हमने खुद को रिप्लेस करके वहां पे मिरर रख दिया, मिरर कितना दूर रखा है वाटर के लेवल से, 15, तो मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हुआ, 15 प्लस जो भी है 25, 40 सेंटीमीटर, करेक्ट। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट, एपेरेंट डेप्थ पे जो ऑब्जेक्ट है, रियल डेप्थ पे नहीं, एपेरेंट डेप्थ पे, इसका इमेज बनेगा।
इमेज कहाँ बना है, उन्होंने बोला है कि 25 सेंटीमीटर बिलो वाटर लेवल बना है, करेक्ट, राइट, गुड। तो ये हो गया रियल डेप्थ ऑफ इमेज। जैसे ऑब्जेक्ट शिफ्टेड दिखेगा वैसे इमेज भी तो शिफ्टेड दिखेगा ना, तो एपरेंट डेप्थ ऑफ इमेज निकालोगे आप, रियल डेप्थ ऑफ इमेज अपॉन अपॉन म्यू, तो वो आपने किया, आपको मिला 18.79 रियल डेप्थ, क्योंकि उन्होंने बोला है 25 सेंटीमीटर बिलो द वाटर लेवल इमेज बन रहा है। किसके लिए बन रहा है, हमारे लिए बन रहा है वो 25, राइट, तो दैट इज फॉर अस, करेक्ट, गुड। तो इन टोटल हाउ डू यू फाइंड आउट इमेज डिस्टेंस, कहां से मेजर करते हो इमेज का डिस्टेंस आप, पोल से, पोल कहां होता है, यहां से, बराबर। तो ये 15 सेंटीमीटर प्लस एपेरेंट डेप्थ ऑफ इमेज कितना है 18.79, राइट, तो दैट इज टोटल इमेज डिस्टेंस कितना 15 प्लस 18.79 33.79। अब आपके पास v है, आपके पास u है, आपको फाइंड करना है f। अकॉर्डिंग टू व्हाट आई हैव टॉट यू अर्लियर, जो क्वांटिटी फाइंड करनी है उसका साइन कन्वेंशन यूज नहीं करते हैं। क्या फाइंड करना है, f। v और u दोनों नेगेटिव क्यों होंगे, क्योंकि दोनों के दोनों y एक्सिस से नीचे है। इसको सॉल्व करो, मिल गया, राइट, करेक्ट। अगर आपके बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होंगे तो आपको ये पता होगा कि कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होता है, एक ही ऑप्शन है, खत्म, कुछ करना ही नहीं था, एक ही ऑप्शन था, राइट, गुड। सो कॉनकेव मिरर फोकल लेंथ, दे आर नॉट टेलिंग यू इमेज डिस्टेंस, क्योंकि इमेज डिस्टेंस तो अगर वर्चुअल इमेज बना तो पॉजिटिव हो सकता है, और देयर इज ओनली वन केस व्हेन virtual image is formed, when the object is placed between pole and focal point। ऐसा है क्या, नहीं है ऐसा, गुड, तो एक ही ऑप्शन था। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी लिया है और ये मैंने ओरली ही बताया था आपको। A ray of light passes through 4 transparent media with refractive indices mu1, mu2, mu3, mu4 as shown in figure. The surfaces of all the media are parallel. If the emergent ray CD is parallel to incident ray AB, we must have, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको अगर सॉल्व करना है तो आपको प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी पता होना चाहिए। रे को आप अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेस करोगे तो एग्जैक्टली सेम पाथ से वापस आएगा, राइट, मैंने बताया था कि यू शुड वर्क इट आउट, बट मैंने ये भी बताया था कि ओरली क्यों, क्योंकि जब भी इंसिडेंट और एमर्जेंट रे पैरेलल होते हैं तो पहले और आखिरी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होता है, तो 10 होंगे तो म्यू वन इक्वल टू म्यू 10, राइट। तो आई विल नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन बिकॉज ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड। अ डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट from a point source S having divergence angle alpha falls symmetrically on a glass slab as shown. The angles of incidence on the two extreme rays are equal, मतलब ये I और ये I ये same है, okay। If the thickness of the glass slab is T, the refractive index is N, then the divergence angle of the emergent beam is। First of all, what do you mean by divergence? अगर एक पॉइंट से rays are going out in all direction मतलब the rays are diverging। यहाँ पे दो ही रेज दिए हैं तो इन दोनों रेज का जो एंगल होगा दैट इज डाइवर्जेंस एंगल अल्फा, राइट। एमर्जेंट एंड इंसिडेंट रेज आर पैरेलल, मतलब आई विल ड्रॉ दिस डायग्राम फॉर यू बिकॉज दिस इज ओरल क्वेश्चन। इसको सॉल्व करना ही नहीं है बेसिकली, इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि आंसर इज बी। कैसे, रे डायग्राम,
Let me say I have a source S here. The rays from source S are falling like this. यहाँ मान लो दोनों faces पे angle is I. Then light is going from rarer to denser medium. It should bend towards या away. Towards या away. Dense towards the normal. Now here it should bend away from normal. और इसीलिए तो I will show this in different color because then you will understand. So something like this, more or less. तो it means ऐसा है, ये जो रेज है इसको अगर मैं बैक साइड में एक्सटेंड करूंगा, if I extend it, तो what I will see is they are parallel to incident. और बोला ही उन्होंने, राइट? उन्होंने बोला ही है वैसा पैरेलल है. और अगर वो पैरेलल है तो यू नो कि जो एंगल यहां बनेगा वही एंगल यहां भी बनेगा. वाई? और ट्रायंगल को नीचे नीचे शिफ्ट करते जो एंगल चेंज होता है क्या? नहीं तो वही है ना. दिस इज व्हाट इट मींस. एमर्जेंट रेज गोइंग आउट पैरेलल का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है यू आर शिफ्टिंग दिस, दैट्स इट, राइट? इसका मतलब एंगल रिमेन्स सेम. ओरल अल्फा, करेक्ट? Total internal reflection. Consider telecommunication through optical fibers. Which of the following statement is not true? Optical fibers may have homogeneous core with a suitable cladding. May have core और cladding. Core का refractive index ज़्यादा होता है compared to cladding, क्योंकि denser से rarer जाना चाहिए ना to have total internal reflection. कोर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है और कोर यूनिफॉर्म ही होना चाहिए. ऐसा चलेगा क्या? मेरे पास एक वायर है, आई हैव अ वायर, राइट? ऐसा चलेगा क्या? यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ पे ऐसा है, नहीं, डेंसिटी कम नहीं चलता है. मतलब कोर मस्ट हैव होमोजेनियस मीडियम. होमोजेनियस इज सेम एवरीवेयर, राइट? Optical fibers can be graded, can be of graded refractive indexes. Graded मतलब क्या होता है? What do you mean by grading? Graded मैंने अभी बताया. ग्रेडिंग का मतलब कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, फिर कम, फिर और कम, ऐसा कर सकते हैं. ग्रेडिंग है ना. ग्रेडिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शुड वेरी. ट्रू है ये भी. Optical fibers are subjected to electromagnetic interference from outside. Optical fibers have extremely low transmission loss. Okay, so I know you will be confused between these two. So I'll tell you कि इससे पहले, I mean, I remember correctly when I was in 11th, तो स्पीड्स इतने ज़्यादा थे कि अगर कोई पेज लोड करना है तो फिर क्लिक मार के मैं जाता था, घूम फिर के आधे घंटे के बाद एक पेज लोड हो जाता था. मतलब अगर उस टाइम पे कोविड आता तो अनफॉर्चुनेटली आपकी क्लासेस नहीं होते. फॉर्चुनेटली, नॉट अनफॉर्चुनेटली. एनीवेज, सो व्हाट इज दिस ट्रांसमिशन लॉस? You know, older days we used to transfer data using the normal cable, normal electrical cable via currents. और आपने सीखा है अगर नॉर्मल केबल यूज करोगे, कंडक्टिंग केबल यूज करोगे, तो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन
अभी हम 1 किलोमीटर थिकनेस का तो वो वायर ले नहीं सकते, few mm it has to be। तो फिर इसका मतलब टोटली रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा लेंथ पे, करेक्ट, लेंथ पे डिपेंड करेगा, मतलब जहां से भी डेटा ट्रांसमिट होना है डेफिनेटली लेंथ इज मोर, लेंथ मोर मतलब रेजिस्टेंस मोर, रेजिस्टेंस मोर मतलब इलेक्ट्रॉन सफर्स मल्टीपल कोलिजन्स, मतलब ज्यादा हीटिंग, मतलब heating loss which is called as I square R loss। I square RT is heat generated, तो ट्रांसमिशन लॉस हाई होता था उस केस में। अभी आपने ऑप्टिकल फाइबर सीखा है, ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन ऑप्टिकल फाइबर, you transmit data with the help of electromagnetic wave। तो यहां से अंदर गया, यहाँ पे आया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, यहाँ पे आया, चलता रहा ऐसा। Is there anything to create loss? No। So optical fibers have extremely low transmission loss। मतलब ये भी सही है, तो गलत क्या है फिर? इंटरफेरेंस क्यों नहीं होता? अभी ये वायर यहाँ पे आप देख रहे हो, दिस इज ऑप्टिकल फाइबर, ये ऑप्टिकल फाइबर केबल है, राइट। इंटरफेरेंस कब होगा? जब लाइट अंदर जा पाएगा, उसको बाहर से ही कवर कर दिया तो signal cannot go inside। So optical fibers are subject to electromagnetic interference from outside। This is wrong statement, right? This is wrong statement। अब जब मैं बोल रहा था कि इंटरफेरेंस की वजह से हुआ होगा वो इट इज बिकॉज आई हैव मल्टीपल वाईफाई राउटर्स इन माय हाउस, 4 लगे हुए हैं, तो उसका इंटरफेरेंस होता है, प्लस ये जो रिकॉर्डिंग केबल है इट इज अ कंडक्टिंग वायर, राइट, प्लस मोबाइल डिवाइसेस आर हियर, तो उसकी वजह से नॉइज कभी कभी होता है। सो इट इज नॉट बिकॉज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। ओके, राइट, गुड। White light is incident on the interface of glass and air as shown in figure। If green light is just totally internally reflected, then the emerging ray in air contains, और ये इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी लिया है, तो 17 will be A। We have already taken this, right? If green light is just totally internally reflected, right? तो emerging में क्या आएगा? तो ये जो है ग्रीन के बाद वाले, इनका वेवलेंथ ग्रीन से ज्यादा होता है, तो वेवलेंथ ऑफ दिस इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ ग्रीन, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज लेस देन ग्रीन, राइट, करेक्ट। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा दे कैन गो आउट, बाकियों का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यू हैव टू सॉल्व दिस फॉर योरसेल्फ, हमने ऑलरेडी किया है ये, या फिर अगर आपको क्रिटिकल एंगल के टर्म में लिखना है तो भी लिख सकते हो। कैसे लिखोगे? डू यू रिमेंबर आई टोल्ड यू लैम्बडा इज प्रोपोर्शनल टू म्यू, ऐसा है ना, करेक्ट है ना? हाँ तो ठीक है, नहीं याद है तो बता देता हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज व्हाट? C by V, C by n लैम्बडा, है ना। तो ये सब सॉल्व करके हम लोगों ने इक्वेशन बनाया था। We can directly relate mu with critical angle, inversely proportional। Do you remember this? Good। If you remember this, तो ग्रीन के लिए क्रिटिकल एंगल है, क्योंकि इंटरनली रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो ग्रीन के लिए क्रिटिकल है, राइट, गुड। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेगा which light will be totally internally reflected and which light will go out, right। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अभी भी नहीं समझा तो आप बोल सकते हो लैम्बडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल, खत्म, राइट। अभी भी नहीं समझा तो थोड़ा थियरी पढ़ो। 2 मेथड्स,
Method 1, you can relate lambda with critical angle. Method 2, थ्योरी में मैंने बताया था आपको व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लैम्बडा एंड म्यू. तो यहाँ पे भी वही किया हमने, लैम्बडा एंड म्यू का रिलेशन. म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा, राइट. और ये क्वेश्चन दूसरी बार हो रहा है हमारा, इससे पहले भी एक बार हुआ था. यू हैव टू अंडरस्टैंड जिसका वेवलेंथ ज्यादा, किसका ज्यादा, येलो का, ऑरेंज का, रेड का, ग्रीन से ज्यादा है. मतलब येलो, ऑरेंज, रेड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा. जिसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है वो लाइट बाहर जा पाएगा, बाकी के नहीं जा पाएंगे. इज इट क्लियर? तो आपके ऊपर है आपको कैसा रिलेट करना है. गुड क्वेश्चन अगेन. गुड, वेरी गुड क्वेश्चन. अ लाइट रे traveling in glass medium is incident on glass air interface. Light is going from denser to rarer. Good. At an angle of incidence theta, the reflected R and the transmitted T intensities both as a function of theta are plotted. The correct sketch is, मतलब क्या होगा बेसिकली, ये ग्लास है, then we have a ray which is traveling from glass to air, so partial reflection and partial transmission, right. तो ये जो ट्रांसमिटेड रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है उसके इंटेंसिटीज का ग्राफ यहां पे बोला है आपको एज अ फंक्शन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस विच इज थीटा. ओके, राइट. तो क्या होगा ये सोचो, आप ये सोचो कि जैसे जैसे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाऊंगा, व्हाट हैपेंस, लाइट स्टार्ट्स गेटिंग टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड. क्लियर? एट वन पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस व्हेन द लाइट, मतलब ट्रांसमिशन जस्ट ग्रेजेस, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90, उससे ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस पे लाइट बाहर जा ही नहीं सकता, है ना. मैं थीटा की वैल्यू बढ़ा रहा हूं, मैं जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ाऊंगा ये लाइन बेंड होगी टूवर्ड्स नॉर्मल. गुड. तो विथ इंक्रीज इन एंगल थीटा ट्रांसमिटेड बीम विल बेसिकली, उसका भी एंगल बढ़ेगा, एंगल ऑफ ट्रांसमिशन बढ़ेगा. एक एंगल के बाद, मतलब क्रिटिकल एंगल के बाद लाइट बाहर जा ही नहीं सकता. मतलब क्रिटिकल एंगल के बाद ट्रांसमिटेंस, मतलब ट्रांसमिशन इंटेंसिटी विल बिकम जीरो. तो ऐसा कौन सा ग्राफ हमको बता रहा है, बताओ. विच ग्राफ इज टेलिंग अस दिस? कौन सा ग्राफ? विच ग्राफ इज टेलिंग अस दैट द इंटेंसिटी of transmission will become zero? देखो मैं आपको बताता हूं सोचना कैसे है. जस्ट अ मिनट, लुक एट द ग्राफ्स. कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि पूरा का पूरा लाइट या तो रिफ्लेक्ट हो गया. हाँ, वो कब होता है, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पे. अगर क्रिटिकल एंगल पे नहीं है, पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट हो रहा है, ऐसा होगा क्या, सम पार्ट विल गो इनसाइड, सम पार्ट विल गो आउटसाइड. करेक्ट. गुड. ये आपको क्या बताता है, बी ग्राफ क्या बताता है आपको, 100% ट्रांसमिशन. अगर 100% ट्रांसमिशन तो रिफ्लेक्शन तो जीरो होना चाहिए ना फिर, राइट. मतलब ये ग्राफ करेक्ट नहीं है. 100% ट्रांसमिशन मतलब पूरा का पूरा लाइट बाहर गया, तो फिर रिफ्लेक्शन क्यों बता रहे हो. करेक्ट. गुड. व्हाट इज दिस टेलिंग यू? ये आपको बता रहा है कि ट्रांसमिशन कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, रिफ्लेक्शन बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है. इट इज करेक्ट. जितना ट्रांसमिशन कम होगा रिफ्लेक्शन बढ़ेगा, लेकिन टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन बताया ही नहीं इन लोगों ने. वेयर इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? क्योंकि जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा तो ट्रांसमिशन डायरेक्ट वहीं पे स्टॉप होना चाहिए.
नो फर्दर लाइट गोइंग आउट फ्रॉम द मीडियम। ऐसा तो नहीं हो रहा है यहाँ पे, हो रहा है क्या ऐसा? ट्रांसमिशन कम होता जा रहा है, राइट। रिफ्लेक्टेंस बढ़ता जा रहा है, करेक्ट। बट वेयर इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? क्योंकि थीटा क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इनसाइड डेंसर मीडियम है, तो एक ना एक एंगल पे तो वो होगा ही। और आई मीन इफ यू थिंक इन लिटिल ग्रेटर डिटेल, 90 डिग्री थीटा, 90 डिग्री थीटा मतलब हमने हमने लाइट को यहां तक लाया इंसिडेंट करने के लिए, ऐसा इंसिडेंट किया। मतलब पहले यहां से स्टार्ट किया, बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, यहां तक लाया। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो ही नहीं रहा, क्योंकि ट्रांसमिशन तो हो ही रहा है। ट्रांसमिशन दिख ही रहा है हमको 90 डिग्री तक, समझाइए। मतलब ये केस भी गलत है, इट कैन नॉट हैपन। किसी ना किसी एंगल पे तो ट्रांसमिशन जीरो होगा ही। ऐसा हो रहा है क्या? ए में नहीं, डी इज अ जोक। क्यों जोक? पहले ट्रांसमिशन कम हुआ, फिर सडनली बढ़ गया, ऐसा कैसा पॉसिबल है? तो ये आपको बताता है, पहली बात तो 100% ट्रांसमिशन इन्होंने बताया नहीं है, विच इज करेक्ट, क्योंकि एडिशन ऑफ दीज टू विल बी 100%। करेक्ट, गुड। इन्होंने क्या बताया है? दैट ट्रांसमिशन कम हो रहा है, कम हो रहा है, रिफ्लेक्शन बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, करेक्ट। एक पर्टिकुलर एंगल पे आने के बाद ट्रांसमिटेंस डायरेक्ट खत्म। तो ऑप्शन नंबर सी। गुड, नो इक्वेशंस, नथिंग oral, so we can solve such questions orally. I have jumped from 18 to 72. Why? Because if you notice 2004, 2003, 2002, 2000, मतलब ये पहले के क्वेश्चन सारे जब JEE एग्जिस्ट नहीं करता तब के हैं। तो अब ये जब से JEE एग्जिस्ट करता है तब के क्वेश्चन लेंगे हम लोग, राइट। गुड, बाकी विल बी असाइनमेंट फॉर यू। अगर सब हम क्लास में लेंगे तो फिर एक साल में रिऑप्टिक्स खत्म होगा अपना। ओके, a monochromatic light is incident at a certain angle on an equilateral triangular prism. Equilateral मतलब angle of prism is 60 degree. You start with saying this. Suffers minimum deviation. Minimum deviation ये word आया मतलब you can apply prism formula. A plus delta m by 2 upon sine of A by 2. The moment you hear this minimum deviation मतलब ये formula use कर सकते हैं। If the refractive index of the material of prism is √3, मतलब ये value √3 है, right? Then angle of incidence is, angle of incidence मतलब आपको ये find करना, because this is angle of incidence. Basically यहाँ पे आप लिखते हो Snell's law, mu I by mu r, but I turns out to be a plus delta m by 2. कैसे? a आप याद होगा I plus e is equal to a plus delta आता है प्रिज्म में। एट मिनिमम डेविएशन I और A की वैल्यू इक्वल होती है डेल्टा इक्वल टू डेल्टा m होता है। व्हेन यू सब्स्टिट्यूट यू गेट I इक्वल टू A प्लस डेल्टा m बाय 2। मतलब I फाइंड करना है तो डेल्टा m चाहिए, क्योंकि A की वैल्यू दी है। वो कहां से मिलेगा? वो इस इक्वेशन से मिलेगा, म्यू की वैल्यू √3 साइन ऑफ A प्लस डेल्टा m, मतलब 60 प्लस डेल्टा m बाय 2 अपॉन साइन ऑफ 60 बाय 2। 60 by 2, what is 60 by 2? 30, what is sin 30? हाफ। तो ये जो हाफ था, ये जो हाफ है मैं इसको यहां लिख देता हूं, sin 30 लिख देता हूं मैं इसको। दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ 60 प्लस डेल्टा m बाय 2। तो √3 बाय 2 इक्वल टू साइन ऑफ 60 प्लस डेल्टा m बाय 2। √3 बाय 2 कब होती है साइन की वैल्यू? 60। तो 60 इक्वल टू 60 प्लस डेल्टा m बाय 2, मतलब 120 माइनस 60, मतलब डेल्टा m इज 60। मतलब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो 60 प्लस 60 बाय 2, 120 बाय 2 इज अगेन 60। ऑप्शन नंबर सी। दिस इज हाउ you are supposed to solve this question. Correct? Clear?
हाँ हाँ तो हो जाता, हो जाता। फिर ऐसा मेथड 2 बताना बाकी था, आपने पहले ही बता दिया, तो गुड। मेथड 2 में ऐसा था कि म्यू इज साइन आई, इसलिए मैंने पहले बताया था ये आई होता है ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपॉन साइन ऑफ ए बाई टू। तो ये आ गया म्यू साइन ए बाई टू इक्वल टू साइन आई। तो म्यू रूट 3, 60/2 is 30, तो सीधा सीधा आई इक्वल टू 60। करेक्ट, गुड। This is how you can solve this in alternate way, right? So it is time to stop.